नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद पर ग्रेस मार्क्स से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने कहा, अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। बेंच ने सरकार और एनटीए से यह भी कहा कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वो समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी कर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा रद्द की थी। तब कोर्ट का कहना था कि एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस बात के सबूत हैं कि परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कितने स्टूडेंट ने इसका इस्तेमाल किया ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे में परीक्षा रद्द करना जरूरी है। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर शिक्षाविद नितिन विजय और अन्य याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर एनटीए को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों याचिकाओं को पहले से ही अन्य मामलों की 8 जुलाई के लिए तय तारीख पर सुनवाई के साथ जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा, अगर 0.1 के बराबर भी कोई खामी पाई गई तो हम सख्ती से निपटेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम छात्रों की परीक्षा की तैयारी को लेकर की जाने वाली मेहनत को समझते हैं। कोर्ट ने साथ ही परीक्षा करने वाली संस्था एनटीए से कहा कि वो छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करे और अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते हुए सुधारा जाए। इस मामले में याचिकाकर्ता नितिन विजय का कहना है कि 20,000 छात्रों ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर चलाए जा रहे डिजिटल सत्याग्रह के तहत अपनी शिकायत दी है। याचिका में पेपर लीक और गड़बड़ी का हवाला देते हुए पूरी परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा किए जाने की मांग की गई है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और सख्त रुख दिखाते हुए केंद्र और एनटीए को चेताया है। पीठ ने कहा कि इस पूरे मामले में जांच के बाद किसी की ओर से 0.001% लापरवाही भी हुई है तो उससे पूरी तरह से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि वो छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करें। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते ही सुधारा जाए। नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और अन्य कई गड़बड़ियों को लेकर शिक्षाविद नितिन विजय समेत दूसरी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम परीक्षा के लिए छात्रों की मेहनत को समझते हैं। बच्चों ने परीक्षा की जी जान से तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को दरकिनार नहीं कर सकते। सरकार और एनटीए इन याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमे के तौर पर न ले, बल्कि जुलाई को एनटीए और सरकार पूरी तैयारी के साथ आए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सिस्टम में 0.01% भी किसी की खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। इसके बाद पीठ ने नई याचिकाओं पर भी केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा। अब 8 जुलाई को मुख्य याचिका के साथ सुनवाई होगी। वहीं याचिकाकर्ता नितिन विजय का कहना है कि 20,000 छात्रों ने नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर चलाए जा रहे डिजिटल सत्याग्रह के तहत अपनी शिकायत दी है। याचिका में पेपर लीक और गड़बड़ी का हवाला देते हुए पूरी परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा किए जाने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।
और उधर सुप्रीम कोर्ट कानून की महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या धारा 167 खंड 2 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत देने वाले आदेश के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 397 के तहत संशोधन बनाए रखने योग्य होगा। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच ने इस प्रश्न को तैयार किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कभी विचार नहीं किया। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ शुरू हुआ। निर्णय में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को डिफॉल्ट जमानत देने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश खारिज करने वाले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की थी। अभियुक्त का प्राथमिक तर्क यह है कि अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत देने वाले आदेश के खिलाफ संशोधन बनाए रखने योग्य नहीं है। अभियुक्त के अनुसार डिफॉल्ट देने का आदेश अंतरिम आदेश है, जिसके खिलाफ धारा 397 सीआरपीसी के तहत कोई संशोधन बनाए रखने योग्य नहीं है। जबकि अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत देने वाला आदेश अंतरिम आदेश नहीं है, बल्कि अंतिम आदेश है जिसके विरुद्ध संशोधन स्वीकार्य है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न हाईकोर्ट के निर्णयों पर भरोसा करते हुए अभियोजन पक्ष में फैसला सुनाया और वैधानिक जमानत देने की अंतरिम आदेश नहीं माना जा सकता। यह आवेदक को जमानत पर रिहा करने का अंतिम आदेश है, क्योंकि जांच पूरी नहीं हो सकी और अभियोजन पक्ष द्वारा 90 दिनों की अवधि के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकी। इसके बाद अभियुक्त याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाकर्ता को पेश किया गया। याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित वकीलों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने विपरीत पक्ष राज्य को नोटिस जारी किया और अभियोजन पक्ष को अगले आदेश तक अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने मुद्दे पर यह भी माना कि सीआरपीसी की धारा 167 खंड 2 के तहत वैधानिक जमानत आवेदन खारिज करना केवल मध्यवर्ती आदेश के रूप में माना जा सकता है, न कि अंतरिम आदेश के रूप में। इस तरह के आदेश को पुनर्विचार याचिका दायर करके चुनौती दी जा सकती है और सीआरपीसी की धारा 397 खंड 2 के तहत प्रतिबंध ऐसे आदेश पर लागू नहीं होगा। उधर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की पीठ ने दोहराया कि दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत आयुक्त को किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति पर रोक लगाने के लिए अंतरिम निर्देश पारित करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय राजस्थान लोक सेवा आयुक्त द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दिव्यांगता अधिनियम के तहत आयुक्त द्वारा पारित आदेश इस आधार पर रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई कि आयुक्त के पास ऐसे आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले के तथ्य राजस्थान हाईकोर्ट के राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम रामनिवास और सुप्रीम कोर्ट के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एवं अन्य बनाम विनेश कुमार भसीन के मामले के समान है। बाद के मामले में प्रतिवादी बैंक में कार्यरत दिव्यांग व्यक्ति है जो बैंक के सेवा नियमों के अनुसार 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के कारण रिटायर हो रहा है। वह बैंक द्वारा तैयार की गई एग्जिट ऑप्शन स्कीम के तहत रिटायर होना चाहता है। हालांकि कुछ वैध कारणों से उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। इसके अनुसार कर्मचारी ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें तर्क दिया गया कि योजना के तहत रिटायरमेंट के उसके अनुरोध को स्वीकार न करके बैंक ने उसकी दिव्यांगता के कारण उसके साथ भेदभाव किया। बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और आयुक्त द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों के माध्यम से कर्मचारी की रिटायरमेंट पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन अंतरिम निर्देशों को खारिज किया और कहा कि कर्मचारी की शिकायत का उसके दिव्यांग होने से कोई संबंध नहीं है।
आयुक्त ने इस तथ्य की अनदेखी की कि रिटायरमेंट सेवा पूरी होने पर हुई और कर्मचारी को सभी सेवानिवृत्ति लाभ दिए गए। केरल हाईकोर्ट ने विधायक मैथ्यू कुजाल नादन द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, बेटी बीना और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। याचिका में कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड या CMRL और बीना की कंपनी के बीच कथित अवैध वित्तीय लेन देन की सतर्कता जांच की मांग करने वाली उनकी शिकायत को खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई। विशेष न्यायाधीश सतर्कता ने 6 मई को शिकायत को खारिज किया था। जस्टिस के बाबू ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 7 जुलाई को तय की। विधायक मैथ्यू ए कुजाल नादन ने तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग करने वाली उनकी शिकायत को शुरू में ही खारिज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनसे पूरी तरह से जांच करने या अपनी शिकायत में उस अपराध के सभी तत्वों को शब्दशः दोहराने की उम्मीद नहीं की गई जिसका वो आरोप लगा रहे हैं। विशेष न्यायाधीश ने शिकायत को खारिज करने से पहले सरकारी वकील से रिपोर्ट मांगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि न्यायाधीश को इस स्तर पर लघु परीक्षण नहीं करना चाहिए। अपनी शिकायत में विधायक ने आरोप लगाया कि CMRL ने सीएम से अनुग्रह प्राप्त करने और कंपनी के सुचारू संचालन के लिए एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस एंड और बीना थाई कंडियल को कुछ फर्जी भुगतान किए। 2019 में आयकर विभाग ने CMRL के विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली जहां कथित तौर पर एक्सालॉजिक और बीना को कई भुगतान इस दौरान किए गए। फर्जी भुगतान का पता चला। दर्ज बयान CMRL में प्रबंध निदेशक ने स्वीकार किया कि बीना ने आज तक उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कोई कार्य, सेवा या सॉफ्टवेयर रखरखाव या परामर्श या किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान नहीं की। तलाशी के दौरान CMRL के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों, मीडिया हाउस, पुलिस आदि के सदस्यों, कार्यकर्ताओं को उनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ भुगतान किए गए। क्योंकि उनका कच्चा माल इल्मेनाइट PSU द्वारा खनन किया जाता है, इसके विपरीत पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में 3 साल तक भारी खनन से पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आवेदन पर पुनर्विचार करने पर कलेक्टर द्वारा छूट के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि यह आरोप कि मुख्यमंत्री ने खनन पट्टों को रद्द करने में देरी के लिए अटॉर्नी जनरल की राय मांगी जो बेबुनियाद है। उधर मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति को उसके बच्चे को गोद देने के लिए निर्णायक कारक नहीं माना जा सकता है। 13 जून को पारित आदेश में मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन ने कहा कि एक महिला जो अपने जैविक बच्चे की एकमात्र अभिभावक है को उसकी वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत अपने बच्चे को गोद देने में सक्षम माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने उप रजिस्ट्रार द्वारा जनवरी 2022 में पारित आदेश को रद्द कर दिया, जिन्होंने 3 साल के बच्चे के गोद लेने के दस्तावेज को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया था। यह देखते हुए कि बच्चा एक अवैध संबंध से पैदा हुआ था और जैविक मां नाबालिग थी जब उसने 2021 में बच्चे को गोद दिया था। हालांकि जब तक गोद लेने का काम पूरा हुआ और दत्तक माता पिता की सहमति प्राप्त हुई तब तक जैविक मां वयस्क हो चुकी थी। अधिकारियों ने कहा कि जैविक मां अविवाहित थी और उसने बच्चे के जैविक पिता की सहमति नहीं ली थी। हालांकि अदालत ने इस तरह की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि अधिकारियों द्वारा गोद लेने के काम को पंजीकृत करने से इनकार करना उनकी पितृसत्तात्मक मानसिकता को दर्शाता है।
उच्च न्यायालय ने कहा, विवादित अस्वीकृति जांच पर्ची में दिया गया कारण पंजीकृत अधिकारी की पितृसत्तात्मक मानसिकता को दर्शाता है। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 9 खंड 2 के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब पिता बच्चे पर पितृत्व का दावा करने के लिए मौजूद हो। वर्तमान मामले में न्यायालय ने पाया कि बच्चे के जैविक पिता की पहचान भी नहीं की गई है। इसने पक्षों को पंजीकरण दस्तावेज पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और बाद वाले को निर्देश दिया कि जब तक पक्षों द्वारा अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर ली जाती तब तक वो दत्तक विलेख को पंजीकृत करें। उधर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में 7 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अमरनाथ की खंडपीठ ने याचिका को समय से पहले ही खारिज कर दिया और कहा कि प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा, इस न्यायालय को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती और इसलिए याचिका को समय से पहले ही खारिज किया जा सकता है। अधिवक्ता मारुति सोंधिया द्वारा दायर याचिका में नवंबर 2023 में विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा न्यायमूर्ति विनय सराफ, विवेक जैन, राजेंद्र कुमार वाणी, प्रमोद कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार द्विवेदी, न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा और गजेंद्र सिंह को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई। सोंधिया ने निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय में 10 साल की वकालत पूरी करने के बावजूद सोंधिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया गया। 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के किसी भी उम्मीदवार पर विचार नहीं किया गया, जिससे बेंच पर सभी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। न केवल कॉलेजियम के सदस्यों में बल्कि नियुक्त न्यायाधीशों में भी अगड़े वर्ग का अधिक प्रतिनिधित्व है। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस वालों अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि इसका यह मतलब नहीं है कि उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल या उससे अधिक समय तक प्रैक्टिस करने वाले सभी अधिवक्ताओं पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद न्यायालय ने कॉलेजियम की उत्पत्ति पर गौर किया और पाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई निर्णयों में न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए इसे ही मुख्य चयन निकाय के रूप में मान्यता दी गई। न्यायिक रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन की कमी के बारे में तर्क पर न्यायालय ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता को यह गलतफहमी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद कार्यपालिका के अधीन एक सिविल पद के समान है। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.